बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स यानी कि वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया है। इस वेक्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, व्हाई नीड ऑफ वेक्टर क्यों होती है। सेकंड हम लोगों ने डिफाइन किया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर बेटा आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे बेटा कि रियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर यानी कि सूडो वेक्टर हम ये भी सीखेंगे। और बेटा इसी के बेस पे नीट 2023 में बेटा प्रॉब्लम आई थी, इसी केस पे आई थी। ठीक, तो देरी ना करते बेटा कॉपी फाइल निकाल लो और स्टार्ट करते हैं बेटा क्या कितने हम टाइप्स वेक्टर को आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ बेटा आपका बहुत बेसिक पॉइंट जो है आज आपका कवर होने वाला है। ठीक, हाँ, और उम्मीद है कि काफी हद तक जो है बेटा आपको चीजें आती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ नया सीखोगे। तो आइए देरी ना करते हुए बेटा पेन कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करते हैं बेटा सारिया खान सर के साथ। तो देखिए बेटा आइए स्टार्ट करना है। पहले पॉइंट स्टार्ट होगा, पहली बेटा हेडिंग हमारे पास, उस हेडिंग का नाम क्या बेटा रखिएगा। उस हेडिंग आज पहला पॉइंट है बेटा लिख दीजिएगा कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल्स होता है वो बेटा हम बनाते हैं इस तरह से। ये और ऊपर मैंने कोई लगा दिया हेड, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब बेटा बात ये आ रही है कि सर आखिर इसको यूनिट वेक्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो बेटा इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की या कोई पार्टिकल की अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है कि बॉडी किधर मूव कर रही है, कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, तो उसका सहारा लेके बेटा इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर के बगैर बेटा डायरेक्शन डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो जिस तरह बेटा हम गूगल दीदी का सहारा लेते हैं बेटा यानी कि कहीं पर्टिकुलर लोकेशन को जानने के लिए, उसी प्रकार बेटा ये हमारे सेकंड है गूगल दीदी, इसका नाम क्या बेटा यूनिट वेक्टर। बस ये दीदी हमारा हेल्प करती है फिजिक्स में डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए और गूगल दीदी बेटा हेल्प करती है यानी कि फोन में। ठीक, तो आइए बेटा पहला पॉइंट बेटा ये होता क्या यूनिट वेक्टर। बेटा नाम में छुपा है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है बेटा हम लिखना यानी कि कोई हम वन मान सकते हैं। क्या मानेंगे यानी कि वन हम रेफरेंस मानते हैं, कुछ नहीं होगा तो वन यूनिट तो होगा। ठीक, हाँ, अब बेटा वेक्टर है ना, वेक्टर है तो डिफाइन करने के लिए क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और इनके पास होगी डायरेक्शन होगी। तो मतलब इनके पास बेटा मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। यही रीजन है बेटा कि डायरेक्शन होने के कारण इसको बेटा यूनिट वेक्टर पढ़ना पड़ा। अगर हमें डायरेक्शन डिफाइन करना नहीं पड़ता तो आज हम इस यूनिट वेक्टर का सहारा नहीं लेते। यही रीजन है बेटा कि इस यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू डिफाइन द डायरेक्शन, कोई भी इसका पॉइंट नहीं है। ठीक, सिर्फ केवल क्या जानेंगे, डायरेक्शन जानेंगे, इसके अलावा हम इसका कोई रोल नहीं सीखेंगे। तो देखिए बेटा पहला पॉइंट यहाँ पर बेटा, पहला पॉइंट है बेटा यहाँ देखिए बेटा, पहला पॉइंट लिखना द यूनिट वेक्टर which having the, वो वेक्टर जो क्या रहता है वन मैग्नीट्यूड, which having the one unit मैग्नीट्यूड। वन यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे बोल सकते हैं सर अपने लफ्जों में, तो लिखिए बेटा कैसे बोल सकते हैं इसको बेटा, यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 1 न्यूटन, तो ये भी क्या बेटा यानी कि 1 है ना, और लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मीटर बोल सकते हैं, 1 मीटर बोल सकते हैं,
न्यूटन बोले या बोल सकते हैं 1 न्यूटन into meter. Any value which having the 1 unit magnitude is defined as unit vector for the direction in case of physics. ठीक, इसी को बड़ा अपने लफ्जों में बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर, और इसको नाम बताऊं नया यानी गूगल दीदी जो बेटा हमें डायरेक्शन पाने में हेल्प करती है। ठीक, हाँ इसको बेटा बॉक्स में कीजिएगा। हाँ 1 unit magnitude is called unit vector। क्या बोलेंगे इसको बेटा? यूनिट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और देखिए बेटा लिखना it only specify क्या है या स्पेसिफिक क्या है, बात एक ही है। स्पेसिफाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। इसका केवल बेटा क्या पता कर सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर से हम किसी की डायरेक्शन को बता सकते हैं कि बॉडी किधर मूव कर रही है और किधर मूव नहीं कर रही है। ठीक, हाँ ये पॉइंट इसका है। ठीक, और लिखिए बेटा यहाँ पर। ठीक, it represents by some coordinates as x हो सकता है बेटा, y हो सकता है और z एक्सिस with respect to, किसके रिस्पेक्ट में बेटा हम पर ये इसको बोल सकते हैं i कैप, j कैप और k कैप। ठीक, हाँ with respect to x एक्सिस। तो इस बेटा यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर बॉडी बेटा x एक्सिस में जा रही है तो बोलेंगे x, y में जा रही बॉडी तो y, और z एक्सिस में जा रही है यानी इनवर्ड या आउटवर्ड तब सहारा लेंगे किसका? z एक्सिस, मतलब i कैप, j कैप और k कैप। देखिए इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस समझते जाइए बेटा एक बार इसको अच्छे से इसको लिखना। ठीक, हाँ इसको बेटा x एक्सिस, इसको y एक्सिस और इसको माइनस y एक्सिस और माइनस x एक्सिस, और यहां बेटा बोल दिया मैंने प्लस का z एक्सिस, और यहां बोल दिया बेटा मैंने इसको माइनस z एक्सिस। ठीक, अब बेटा ये जो अगर बॉडी हमारी इस एक्सिस में जाएगी x में तो इसको बोलेंगे यहां पर i कैप, अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट आ रही है तो बोलेंगे इसको बेटा माइनस i कैप, अगर बॉडी इधर आ रही है बेटा नॉर्थ में तो इसको बोलेंगे हम लोग j कैप, नीचे आ रही है बेटा तो इसको बोलेंगे माइनस के j कैप। इसी प्रकार अगर बॉडी z एक्सिस में आ रही है तो इसको बोलेंगे बेटा k, अगर माइनस में आ रही है तो इसको बोलेंगे माइनस के k कैप। ठीक, हाँ ये बेटा सिंबल्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, हाँ अब देखिए बेटा, अब ये जो पॉइंट बेटा यहाँ पर यानी कि 0, 0, 0 ये पॉइंट इसके कोई ओरिजिन हो सकती है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि डायरेक्शन की बॉडी इधर गई है या इधर गई है, या बॉडी इधर गई है या इनवर्ड या आउटवर्ड, यहाँ से हम बताएंगे डायरेक्शन, और इसी का सहारा लेते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, अब यूनिट वेक्टर बेटा फार्मूला क्या होता है? देखिए बेटा यहां देखना, यूनिट वेक्टर बेटा फार्मूला क्या होता है लिखना, इसका फार्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, हाँ अब बेटा ये जो यूनिट वेक्टर है ना
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक अब क्या बोलते हैं सहारा, जो वेक्टर है इसको बेटा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक वेक्टर। और जो मैग्नीट्यूड बेटा होता है इसको लिखने के दो है सिंबल, एक मैग्नीट्यूड बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं नोट लगा दिया, या इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका आपको वेक्टर बनाया और उसको बोर्ड में बंद कर दिया, या केवल ऐसे लिखे तब मैग्नीट्यूड कहलाएगा, या इसको ए और एक पर एरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो अब क्या मिल गया फार्मूला, यानी कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन और इसकी वेक्टर की लेंथ। बेटा मैग्नीट्यूड को एक वर्ड और भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की कितनी लेंथ है उसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक, दूसरी लैंग्वेज में, ठीक। हाँ, अब इसके यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन से यहाँ पर एक फार्मूला बन गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक। अब इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, यहाँ देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर जैसे देखिए बेटा कि एक वेक्टर, कोई बेटा वेक्टर दिया है आपको यहाँ पर, ठीक, वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सब हम सीखेंगे, ठीक। अब बेटा ये वेक्टर है, आप इस वेक्टर से इधर देखिए यहाँ पर, ये जैसे वेक्टर दिया है यहाँ पर ये 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस के 3k कैप, ये मैंने कोई वेक्टर मान लिया गया और इस फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब बेटा इस वेक्टर का सहारा लेके हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बेटा कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह लिखते हैं, ठीक। यानी इसी को बेटा लिखना लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक, इसी को लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखना, 2 के ऊपर बेटा स्क्वायर लगाया प्लस 4 यहाँ स्क्वायर लगाया और यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर लगाया, ये वेक्टर है। अब वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, तो सिर्फ यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, फिर ऊपर लगा देंगे बेटा एक रूट लगा देंगे, ठीक। हाँ, तो अब क्या आ गया, ये आ गया इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आ गया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऊपर लगाते हैं रूट, तो ये वेक्टर से मैग्नीट्यूड लिखने का क्या आ गया, एक तरीका आ गया, ठीक। हाँ, अब ये इसको और सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 का बेटा कितना होगा 4 होगा, इससे कितना होगा 16 होगा और इससे कितना होगा 9 होगा, ठीक। हाँ, 3 का 9 4 का 16 और 2 का 4 और सॉल्व करो बेटा इसको, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 29, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 16 और 4 20 और प्लस 9 कितना हो गया 29, ये इसकी वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की, ठीक। हाँ, तो अब मेरे को निकालना है बेटा यहाँ पर ये यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर लिखना है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन को लिखना है। तो वेक्टर कितना था बेटा इसका, ये वेक्टर है 2i प्लस 4j और प्लस के 3k, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड बेटा मैंने कितना निकाला है 2 9 और 2, तो ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया एक प्रकार से क्या आ गया यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आ गया इसका, ठीक। तो आप इस तरह से आप कोई भी आपको वेक्टर देगा तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड,
फिर क्या निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वेक्टर लिखिएगा और उसकी वैल्यू है अगर उसकी मैग्नीट्यूड वो लिखिए तो आपका यूनिट वेक्टर यहां से डिफाइन हो जाएगा। ठीक, हां, तो ये वेक्टर्स को निकालने का क्या तरीका है और इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको ये बिल्कुल बेसिक है और हो सकता है काफी हद तक चीजें आप बेटा ये सॉल्व आपको आती होगी। ठीक है ना, इसमें कभी ये नया पॉइंट नंबर नहीं है जो कि आपको कुछ और महसूस हो। ठीक बेटा ना ये, हां, यहां से सिंपल मैं आपको बता रहा हूं लिखने बेटा। जैसे कि ए वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के। ठीक, आप इसके बेटा निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है तो बताओ इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और क्या लगा दोगे? रूट लगा दोगे तो क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक, अपन लेना है इसको बेटा अगर यूनिट वेक्टर तो वेक्टर लिखिए नीचे इस वेक्टर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बेटा कितना दिया है ये x i प्लस y j प्लस z आपकी ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा इसका यूनिट वेक्टर इसका आ गया सॉल्व। ठीक, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम बेटा आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। डिट्टो और बेसिक फंडा है और यही आपकी जो फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक है मैग्नेट्स है मैकेनिक्स है बेटा वो इन्हीं की बेस पे आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, ये सारी चीजें अपन को आना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि यूनिट वेक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये आप इतना निकालने के साथ बेटा हम लोग कुछ और चीज निकालते हैं पर यूनिट वेक्टर के अलावा आप देखते हैं बेटा हम लोग आने की पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में आए देखते हैं आप सिर्फ पोजीशन वेक्टर का कैसे यूज करेंगे हम लोग कि वेक्टर में सर जो पोजीशन वेक्टर होता है इसका क्या यूज होता है। यूनिट वेक्टर को अपन समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है बताने में यूज करते हैं। तो बेटा सुन लो एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर का यूज टू डिफाइन द किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है उनको बताने के लिए बेटा एक वेक्टर यूज करते हैं और इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। उसके लफ्जों में ही है बेटा पोजीशन, किसी की पोजीशन बताना किसके रेफरेंस में बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है कि पोजीशन उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो रिप्रेजेंट कीजिए बेटा इसको पोजीशन वेक्टर। दूसरा बेटा क्या है यहां पर ये पोजीशन वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर। ठीक, हां, बिल्कुल बच्चों वाला बेटा ये धुआं उड़ा देगा बेसिक पॉइंट बेटा क्लियर। हां, देखिए बेटा पढ़िए पोजीशन वेक्टर बेटा सुनिए बेटा बहुत ही बच्चों वाला सवाल बेटा ये देखने हटाइए। ठीक, हां, यहां पर बेटा ये और एक पॉइंट बेटा मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर कितना हो गया। ठीक, आइए बेटा सुनिएगा इसको बेटा मैंने मान लिया x एक्सिस और इसको मैंने मान लिया y एक्सिस। इतना क्लियर नहीं है। हां, अब इसी प्रकार मैंने एक पॉइंट बेटा मैंने मान लिया p पॉइंट मैंने मान लिया। क्या मान लिया बेटा मैंने यहां मैंने मान लिया p पॉइंट मान लिया। ठीक, अब हो सकता है बेटा कि वो इसके रिस्पेक्ट में 0,0 यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है उनको मैंने मान लिया x y z यानी कि x y z ये कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए इस पॉइंट को। अब बेटा इस वेक्टर का यूज बहुत ही किया जाएगा इसमें
चैप्टर है जिसको बोलते हैं COM, सेंटर ऑफ मास। बहुत कहां इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो देखिए बेटा यहाँ पर अब मैंने एक सेकंड मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट, उसको मैंने बेटा यहाँ से जो है एक पॉइंट पर मान लिया, एक पॉइंट, ठीक, और एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक। देखिए इस पॉइंट को बेटा मैंने मान लिया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी मान लिया। अब जो भी हम बेटा जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट नंबर दी जाती है। तो इसको मैंने बोल दिया बेटा हम पर यानी कि x1 y1 और z1। जो पॉइंट है a उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1 z1। अब इनके रेफरेंस में अब नाम ध्यान दो बेटा, इसको बोलेंगे x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट, ठीक। अब हमारे पास जो पॉइंट ए कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वहां उस ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ बेटा डिस्टेंस होगी ना, उसको मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर ए मैंने मान लिया। अब इसी प्रकार इस वाले ऑब्जेक्ट की बेटा इस ओरिजिन से कुछ ना कुछ बेटा दूरी होगी ना, उसको मान लिया मैंने पोजीशन वेक्टर बी मैंने मान लिया। बेटा ओरिजिन का मतलब होता है घर, जहां से हमारे यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि एक प्रकार के स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट है। तो बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा मेरे पास x2 y2 और z2। जो ए बॉडी है उसके रेफरेंस में मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या हो गया x1 y1 z1 हो गया। इतना क्लियर नहीं है? तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, इसके रेफरेंस मैंने ये दो पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिए मैंने, ठीक। अब जरूरी नहीं बेटा कि दो हो सकता है तीसरा पॉइंट यहाँ पे सी हो सकता है चौथा पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पर डी हो। तो इसका डिटेल एप्लीकेशन सीखते हैं सेंटर ऑफ मास इन केस फिजिक्स, समझ गए ना, ये वहां बहुत बड़ा से यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसका यूज करके जाकर लिखना it used to find the coordinates of body। बॉडी का सकते हैं बेटा या कोई ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, उसका यूज किया जाता है बेटा किसी पॉइंट पे, क्या है उसको बोलते हैं जैसे x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर तीसरी बॉडी होती यहां पर कहीं तो x3 y3 z3 मानते, क्लियर। ये है इसके पॉइंट। अब जैसे बेटा तुम मान लो ऊपर देखना कि मैंने मान लिया तो एक पॉइंट है a1, तो इसको मैंने लिख दिया r a s, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो ए है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको बेटा कैसे लिखोगे यहाँ पर r वेक्टर ए, तो यहाँ क्या आएगा x1 है तो x1 लिख दिया i क्या प्लस y1 है j1 प्लस z1 है यहाँ पर ये मैंने इसके बेटा ये मैंने एक वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अगर मुझे इसकी बेटा लेंथ निकालनी है कि यहाँ से इस वेक्टर की ओरिजिन से कितनी लंबाई है, मतलब कितनी दूरी है, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब हमें बताएगा कि ओरिजिन से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, ठीक। हाँ जैसे देखते हैं पर पोजीशन वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है इस पोजीशन वेक्टर ए का, कैसे निकालेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और यहाँ रूट से बंद कर देंगे, ठीक। तो वेक्टर लिख दिया बेटा मैंने और यहाँ से हम दूरी पूछेगा अगर आपसे तो दूरी
फिर आप कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर, ठीक। तो ये क्या बेटा, ये है बेटा यानी कि मैग्नीट्यूड। बेटा इसको अपने लफ्जों में लिख लो, अगर पता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लो। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, तो यहाँ पर आई जे कैप जो कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं बेटा हम लोग, आर बी, इसको बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ। अब इन भाईजान की पढ़ाई करेंगे। अब इस वाले वेक्टर की यहां से देखेंगे कितनी यहां से दूरी है, तो इस वेक्टर को लिख के उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां से तक की उसकी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक। हां तो देखिए बेटा यहां पर अब देखिए बेटा इसको कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और z2 और यहां पर k कैप। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट b के लिए, ठीक। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा अपन को, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर और यहाँ रूट लगा देंगे, ठीक बेटा। तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। नोट करिए बेटा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है ये। अगर आपको ये चीज सीख गई तो फिजिक्स बेटा आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी। इतना क्लियर है ये। हाँ तो कोई पोजीशन वेक्टर का कैसे हमने इसके कंपोनेंट तोड़े बेटा, ये देखिएगा कोई पॉइंट P पे था, अब इसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट वाले अज्यूम करिए, तीन पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं ना, तो इनके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाला और इनके रिफ्रेंस में निकाला मैंने पोजीशन वेक्टर। फिर यहां से इसकी मतलब लेंथ निकालनी है, तो वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, ये निकाल लिया। अगर यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है अपन को, तो पोजीशन वेक्टर जो b है उसकी बेटा हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक। तो ये है क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर के बेटा पॉइंट्स है, जो आपको कुछ बेसिक पॉइंट आपको बेटा पर ये पता होना चाहिए, समझ गए ना ये। अब इसका भी बेटा सबसे ज्यादा जो यूज वहां करूंगा जब पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास आपको, और सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है, क्योंकि वहां बेटा आपकी बॉडी होती है। अब जैसे बेटा ये बॉडी है, ये उन्होंने बोल दिया कि मान लो बेटा कोई स्केल है, यानी इसका मास मान लो क्या बेटा 4m मास है। अब बोल दिया कि इसका इतना पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया, तो बताओ कि मास मान लो बेटा कि m3 रिमूव कर दिया गया, तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, तो बेटा पोजीशन वेक्टर निकालना आएगा तभी कर पाओगे, वरना बेटा खड़ा कर दोगे बेटा अपना हाथ, ठीक बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, आइए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। बेसिक पॉइंट बेटा आपके जितने स्ट्रॉन्ग हो गए, आपकी चीज भी आपके फिंगर टिप्स पे होगी, क्लियर ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब तक जाना मैंने यूनिट वेक्टर और फिर पोजीशन वेक्टर, और अब थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं हम लोग, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। अच्छा इनको बेटा रिमूव कर दो, तो तुमको पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, और अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो इनको हटाए कर देते हैं। तो आइए बेटा अब पढ़ते हैं थर्ड डिस्प्लेसमेंट। सर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कुछ बता दीजिए सर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नाम में बेटा बहुत अच्छा है डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ये होता क्या ना, दो पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, पहले समझाते हैं आपको बेसिक पॉइंट। जैसे देखिए बेटा हम पढ़े डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए बेटा आपका ये क्या बेटा, ये आपका स्कूल है, स्कूल है और
यहाँ बेटा आप सब मानते क्या बेटा हमारा आपका यानी कि घर है, यह घर है। आप बेटा दो मेजर के बच्चे हैं, एक बच्चा बेटा यहाँ से आया, यहाँ पर ऐसे घूम के इस तरह से आया बेटा, ये इस तरह से आया, ठीक। अब एक बच्चा स्कूल से आया और वो डायरेक्ट बेटा यहाँ पर आ गया, समझ गया ना ये? हाँ, वो बच्चा डायरेक्ट यहाँ से आ गया और एक बच्चा बेटा ऐसे घूम के आते हैं। आप जानते हैं ऐसे क्यों आया बेटा, ये गली गली घूमता हुआ, क्योंकि ड्यू टू अट्रैक्शन, समझ गया ना ये? और ये बच्चा बिल्कुल सीधा बच्चा है, स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से यहाँ। अब देखिए बेटा इस केस में अब दोनों का जो घर है बेटा, वो दोनों घर सेम घर है, दोनों की क्या है, सेम घर है, यानी कि एक ही घर है। तो आप कहोगे कि सर इस केस में और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्कूल से बेटा यहाँ की जो दूरी है बेटा, तो दूरी क्या होगी बेटा, पर दूरी सेम होगी, यहाँ से दूरी क्या होगी बेटा, सेम होगी। मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसी ऑब्जेक्ट के शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है, समझ आ रही है? जो शॉर्टेस्ट लेंथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इसका और इसका क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनके इनिशियल पे और इनकी बेटा जो फाइनल पॉइंट है बेटा यानी कि इन पे डिपेंड करता है, इन पे इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको कहां-कहां दौड़ा के लेके आ रहे हैं, समझ गए ना ये? तो ये पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट, समझ गए ना ये? हां, तो इसको बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा फिनिश कर देता हूं, बस बताने के लिए था मेरे पास कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग बताते हैं, समझ गए ना ये? हां, आइए देखिए डिस्प्लेसमेंट का है, लिखना it represents the shortest बेटा पथ बोले या शॉर्टेस्ट बेटा लेंथ भी बोल सकते हैं, समझ गए ना ये? हाँ, शॉर्टेस्ट पथ है या शॉर्टेस्ट लेंथ, इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट path between two points, ठीक। उसी को बोलते हैं बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। लिखना और लिखना it depends only the initial and final point, यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, मतलब कहां से स्टार्ट किया है आपने और कहां जाके गाड़ी आपकी रुक गई है, उस पर डिपेंड करता है। और बीच में कहां घूम के आने उस पर डिपेंड नहीं करता है, समझिएगा ना ये? हाँ, देखिए इसको नोट कीजिएगा। अब इसके जो बेसिक पॉइंट बेटा है बिल्कुल, आइए हम लोग उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा ना ये? बिल्कुल मेन पॉइंट बेटा इसके हैं ये, जैसे देखिएगा यहाँ पर ठीक, देखिएगा एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ बनाया है और एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है, ठीक। इसको बेटा मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट बोल दिया। इसके मैंने कोऑर्डिनेट मैंने बोल दी बेटा यहाँ पर x1 y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दी बेटा यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कि x2 y2 और z2, x2 y2 और z2। पॉइंट ए उसके
x1 y1 z1 बेटा, और पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। ठीक, हाँ आप देखिए बेटा इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर मान लीजिए r a वेक्टर, इस पॉइंट का रेफरेंस है, इसको बोल दिया मैंने पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में r b वेक्टर बोल दिया। आप देखिए बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर हो सकता है बेटा ये इनके पास जाए और हो सकता है ये इनसे मिलने भी जाए, तो मान लेते बेटा कि इनके अंदर तड़प ज्यादा है मिलने की, तो हो सकता है बेटा ये जो है इस तरह से जो है यहाँ पर आने की, ऐसे जो है यहाँ पर आ जाए। समझ गया ना ये? हाँ, आने की हम ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे भी मान सकते हैं। तो अब बताइए, चाहे आप इस वाले रास्ते से जाएं, चाहे आप इस रास्ते से जाएं, चाहे ऐसे जाएं, तीनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो होगा सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि अपन अभी लिख चुके हैं रूल कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उन पर डिपेंड करता है और उनके बीच का कोई भी पथ है उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर ना ये? तो अगर यहां से मान लेते बेटा ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक, किसी एक रास्ते पे जाएगा ये, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, ये हो गया यानी कि इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। तो अब ये बन गया फाइनल पॉइंट। समझ गए ये? तो ये क्या बन गया? फाइनल पॉइंट, और ये इनिशियल पॉइंट बन गया क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि जो ए वाला है इसके अंदर तड़प ज्यादा है मिलने की बेटा, तो ये नहीं माना चलो आज मिलते ही आएंगे, तो ये ऐसे जो है चलना शुरू हो गया। समझ गया ना ये? और अपनी सारी ख्वाहिश बेटा ये पूरी कर लेगा यहाँ पर आके। तो देखिए बेटा यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, और हाँ उसको बेटा मैंने दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आप एस मान ले, डब्ल्यू मान ले, सर मेरा लकी नंबर तो ए है, बेटा आप ए भी मान सकते हैं। ठीक, कोई कहेगा सर मेरा लकी नंबर तो आर है, तो आप आर से भी मान सकते हैं, डिपेंड चॉइस आप। ठीक, मान लो मेरा लकी नंबर क्या है बेटा, एस, तो मैंने मान लिया बेटा क्या ये आने की डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट तो लेते हैं ना, वो लेते हैं, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है या फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही बात है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट को लिखने का क्या रूल है। ठीक, हाँ डिस्प्लेसमेंट पहले इधर मत करो, इसको बताइए। ठीक, हाँ अब देखिए बेटा यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन आएगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की सर हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा इसकी जो डायरेक्शन बेटा आएगी वो डायरेक्शन आती है इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल। ठीक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तब फाइनल पोजीशन से माइनस इनिशियल पोजीशन लेते हैं। ठीक, तो दो रूल बेटा आपके सामने आ गए, यहाँ देखिए बेटा, समझ गए ना ये? यहाँ तो अब देखिए बेटा यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है, वेक्टर आर ए, फाइनल पोजीशन क्या है बेटा यहाँ पर, वेक्टर आर बी। ठीक, तो बेटा यहाँ लिखिएगा जो वेक्टर है ए, इसको लिखिएगा कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, तो हम लिखना आर बी वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस आर इनिशियल। ठीक, ये आ गया इसको लिखने का तरीका आ गया। क्या आ गया ये आ गया इसको लिखने का तरीका आ गया कि फाइनल से हम लोग इनिशियल कैसे निकालेंगे। ठीक,
यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब इसकी बेटा वैल्यू क्या आएगी, x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप, बंद किया इसको बेटा, माइनस, और जो वेक्टर a है इसको कैसे लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 और k कैप, ठीक। तो ये बेटा आ गया पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका। ये मैंने आरबी वेक्टर कैसे निकालते हैं ये अभी मैंने बताया था, पोजीशन वेक्टर निकालना बताया था, ठीक, वही इसका एप्लीकेशन है। तो आप देखिए कैसे करोगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर x2 फाइनल माइनस इनिशियल x1 और i कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1 और j कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल z2 माइनस z1 और यहाँ ये क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया, सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट मिल गया, क्या मिल गया ये मिल गया बेटा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्या मिल गया ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया ये, ठीक। अगर इसकी बेटा डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन पूछेगा आपसे, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी कि ए से लेकर बी तक, कैसे सर, तो डायरेक्शन हम निकालते हैं इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट, हम बेटा इसकी डायरेक्शन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल लेते हैं, ठीक। ये है इसका पढ़ने का तरीका। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट अब इसकी वैल्यू पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर, यानी मैग्नीट्यूड इस डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, अब बेटा यहां लगा देंगे आप इस तरह से रूट में बंद कर देंगे। तो अब बताइए बेटा ये क्या मिल गया, ये मिल गया अपन को मैग्नीट्यूड, क्या मिल गया ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेटा ये हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में है और ये इसकी वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है इसका, इतना क्लियर है ये। तो ये पॉइंट्स बेटा यहां पर क्या हो गए, दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, डिस्प्लेसमेंट देखिए हम इसको कैसे यहां से हम लोग इसको निकालेंगे, इतना क्लियर है ये। हां, तो ये बेसिक पॉइंट बेटा चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। फिर सुनिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द बिटवीन द पथ, उसके बीच में क्या है, कहां घूम के आ रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपके स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं आपको फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन निकालेंगे, लेकिन अगर बात डायरेक्शन निकालने की आएगी तब हम लेंगे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डायरेक्शन लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लिया आपने, तो अगर इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इनका स्क्वायर करो और इनका रूट लगा दो, क्लियर, ये पॉइंट्स ऐसे है। अब हम इसी केस पे एक सवाल हम लोग क्या तैयार करते हैं, देखिएगा ये एक सवाल क्या है बेटा, यहाँ पर ये बहुत ही इजी सवाल है, लिखिएगा, नोट कीजिए बेटा ये प्रॉब्लम लिखना, लेट्स टेक initial point of a
object is 3, 4 and 5 meter. Find the इसको बेटा यहाँ से एक मिनट 7 ठीक बेटा find the displacement of vector A and B and value of vector A and B ठीक दिख रहा है ना हाँ बेटा ये सवाल दिया है कि लेट से इनिशियल पॉइंट कोई वेक्टर है A और इसका ऑब्जेक्ट उसके जो पॉइंट दिए बेटा पोर्शन के 2, 3, 6 मीटर तो फाइनल पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट B के वो है बेटा 3, 4, 7 मीटर। अब पूछा बेटा दो चीज इसने हमसे पूछी है। पहला पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कि वेक्टर A और B डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर A और B फिर पूछा है इसने वैल्यू पूछी बेटा वेक्टर A और B ठीक वैल्यू का मतलब बेटा होता है यानी कि मैग्नीट्यूड ये सारी चीजें आपको पता होंगी आगे की ठीक हां वैल्यू कहें मैग्नीट्यूड कहें मीनिंग सेम होता है ठीक हां तो अब देखिए बेटा मैंने मान लिया कोई पॉइंट नंबर देखिएगा सुनिएगा जैसे बेटा मैं यहां मान लेता हूं दो पॉइंट इस तरह एक मैंने ए मान लिया और एक पॉइंट मैंने ए मान लिया इसको मान लिया कि तुम बन जाओ ए और तुम बन जाओ बी इन्होंने कहा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है जो ए है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 3, 6 मीटर और तो बी पॉइंट बेटा इसके जो फाइनल पॉइंट कितने कोऑर्डिनेट्स है बेटा ये 3, 4, 7 3, 4 और 7 मीटर ठीक ये बेटा दिया है इनिशियल पॉइंट दिया है यानी कि इनिशियल पॉइंट और इसको बोला बेटा बी को बोला है उन्होंने फाइनल पॉइंट ये बोल दिया गया फाइनल पॉइंट ठीक हां ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो जहर सी बात बेटा कहां से जाएगा बेटा वो यानी कि यहां से ऐसे गया होगा ठीक सर क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डायरेक्शन होती है क्लियर ना तो अब देखिए बेटा अगर r a जो वेक्टर निकालेंगे इसका r a वेक्टर इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे 2i + 3j + 6k ठीक ऐसे बेटा जो b है ना b के निकालोगे आप बेटा इसका वेक्टर कैसे निकालोगे 3i + 4j + 7k समझ गए ना ये 3i + 4j + 7k आप b के वेक्टर को लिखोगे इस तरह और a को लिखोगे आप इस तरह लिखोगे ठीक हां तो अगर आपको चाहिए बेटा एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसका तो कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने का रूल क्या बेटा फाइनल ये है और इनिशियल ये है तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ठीक तो अब देखिए बेटा इसके वैल्यू फाइनल कितना है बेटा फाइनल ये है तो लिखोगे आप यहां आ नहीं पाएगा नंबर तो इसको बेटा मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं ठीक देखिएगा फाइनल कितना बेटा 3i + 4j +
कितना है बेटा इनिशियल 2i प्लस 3j प्लस 6। ठीक, हाँ ये क्या है बेटा आंसर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो कैसे निकालोगे बेटा इसको भी हम लोग देखते हैं। फाइनल पॉइंट और इनिशियल, तो 3 में से बेटा 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो मैं एक बार लिखता हूं 3 - 2 * i प्लस, अब ये फाइनल और इनिशियल कितना आएगा बेटा, ये 4 - 3 * j प्लस फाइनल माइनस इनिशियल 7 - 6 * k। तो बेटा सॉल्व करोगे इसको बेटा, तो ये निकल के आएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पर i कैप और यहाँ 1 यानी कि j कैप और यहाँ 1 मतलब k कैप, ये बचेगा बेटा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया बेटा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये क्या बेटा पोजीशन वेक्टर है। तो इसकी डायरेक्शन बेटा कैसे लोगे, तो डायरेक्शन बताएगा आपसे, तो आप लिखोगे a to b। ये क्या बेटा इसकी, ये डायरेक्शन इसकी है। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेटा जब पढ़ोगे आप, यानी कि वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सप्रेशन पढ़ोगे और रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ोगे, तो वहां इस वेक्टर को बहुत यूज एग्जाम में करवाता है। समझ गए ना, ये कभी गाड़ी नॉर्थ में लगा देगा, कभी वेस्ट में, कभी गाड़ी साउथ में, अब बोलेगा फाइंड द हाउ मच डायरेक्शन। ठीक, ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर। अगर बेटा इसका निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका बेटा, तो कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और ऊपर रूट लगा दोगे, कितना होगा 3 होगा। तो ये क्या हो गया बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया। ठीक, तो इस तरह बेटा इसके बेस पे प्रॉब्लम है जो कि ऑलरेडी आप उनको सॉल्व कर लोगे, काफी टफ नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। समझ गए ना ये, हां आइएगा इतना क्लियर बेटा नहीं है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हम लोगों ने अब तक डील कर चुके हैं यूनिट वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, तीन चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया गया है। अब बस 5 मिनट का टॉपिक और है, पढ़ाते बेटा कि रियल वेक्टर और आपके पास बताएं मतलब सूडो वेक्टर क्या है, तो आइए जानते हैं बेटा। ठीक, इतना सफिशिएंट है बेटा, माय शॉट इतना क्लियर नहीं है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग कि आखिर सारे ये पोजीशन वेक्टर होते हैं, इनके पॉइंट्स क्या होते हैं। समझ गए ना ये, आइए दो होते हैं बेटा पॉइंट्स, यहाँ पर दो पॉइंट्स होते हैं वेक्टर। एक वेक्टर होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग आने की रियल वेक्टर, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग पोलर वेक्टर। सेकंड बेटा होता है, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, और दूसरा नाम बेटा इसका होता है स्यूडो वेक्टर। ठीक, हाँ स्यूडो वेक्टर और एक्सियल वेक्टर और रियल वेक्टर और पोलर वेक्टर होता है। क्लियर, हाँ दो पॉइंट्स बेटा यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर रहिए। हाँ रियल वेक्टर क्या है, पोलर वेक्टर क्या होता है, जान बेटा यहाँ पर क्या है। इसका बेटा जो यूज किया जाता है यहाँ पर ना, दो पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर। जो नीट 2023 में प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम बेटा इसका एक एग्जांपल में पूछा था कि ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हाँ देखिए यहाँ लिखना बेटा, इसमें क्या हुआ, यहाँ देखिए बेटा एक हम कुछ डिफरेंस करते हैं बेटा। ठीक, हाँ यहाँ लिखिए बेटा, देखना it have the defining it have the definite points
इनके पास बेटा क्या होगा, इनके पास बेटा डिफिनाइट पॉइंट्स होंगे कि बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है और बॉडी कहां जाकर रुक गई है। इनके पास यानी पॉइंट फिक्स पॉइंट होंगे कि अच्छा बॉडी यहां से गई है यहां जाकर रुक गई है। जैसे कि देखिए, अगर बेटा आपकी बाइक से आप जा रहे हैं या स्कूटी से आप बेटा किसी को आगे की, आप समझ गए ना, स्कूटी से आप किसी को आगे की पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक, तो आपको आपके पॉइंट फिक्स पॉइंट है कि आप यहां से चले यहां पहुंच गए यहां पहुंच गए। लेकिन अगर कोई फैन घर में रोटेट कर रहा है, फैन मान सकते हैं ना, तो फैन बेटा जो रोटेट करता है और आपसे पूछा जाए अच्छा आप बताओ कि आपका जो फैन का ये वाला जो फैन का कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां जाके रुका है, तो आप अगर क्या बेवकूफ वाली बात करते हो यार। अरे उसका तो पॉइंट फिक्स है ना, क्योंकि वो अपने किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, इसलिए वहां हम एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। समझना नहीं है, बल्कि इनमें बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन होते हैं, क्योंकि ये रखते हैं डिफिनेट पॉइंट रखते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रखते हैं। समझना नहीं है, जबकि इनके पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यहाँ बता सके कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। समझना नहीं है, हाँ इतना क्लियर नहीं है, हाँ इनके पास कोई भी जो है पॉइंट नहीं होते हैं। और इसके बेटा कुछ एग्जांपल क्या बेटा, एग्जांपल है जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, फैन वगैरह है, जितने भी रोटेशन मोशन होते हैं वो इसी लिस्ट में आते हैं, ठीक। और यहाँ पॉइंट क्या बेटा हमारे पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट, चलो पूरा ही नाम लिख देता हूँ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट में लिखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अरे सर कहाँ हो गया सर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसको बेटा बोल दिया मैंने फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देगा बेटा आपके सामने पर लीनियर वेलोसिटी देगा, लीनियर वेलोसिटी देगा। समझ गया ना ये, इसको बेटा मैं अगर ऐसे मान लूं और इसको अगर बेटा मैं ऐसे मान लूं, बताओ क्या हमने कोई पास कर दिया बेटा, क्या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। थर्ड बेटा देखिएगा यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन बेटा इसके बेस पे, ठीक। तो ये क्या है बेटा, इसके एग्जांपल है बेटा लीनियर एक्सेलरेशन होता, और भी एग्जांपल है बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, ठीक, बहुत सारे एग्जांपल बेटा यहाँ पर है। तो यहाँ बेटा हम डिफाइन बता सकते हैं कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट कौन से हैं और फाइनल पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि बेटा ये मोशन कर रहा है, वो कर रहा है लीनियर, लीनियर लीनियर कर रहा है, क्लियर। जबकि इसका यूज बेटा हम कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा, लिखना it is used in rotational motion, रोटेशनल मोशन में बेटा हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका यूज कहां करेंगे, रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे यहाँ पर। और जैसे इसके एग्जांपल क्या बेटा यहाँ पर, ये पहला एग्जांपल मैं यही लिख रहा हूँ बेटा, इसका पहला है यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ बोलोगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको बेटा बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ बोल दोगे आप एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर बेटा एंगुलर में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया ना ये। थर्ड लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ बोलोगे आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दोगे आप, ठीक, यानी किसको अल्फा से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया ना ये। यहाँ और यूज कर दो बेटा चौथा, जिसको बोलते हैं बेटा यानी कि टॉर्क, जानते ना, टॉर्क
क्लियर नहीं है? हाँ, तो टॉर्क है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी है, और यहाँ पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ये? हाँ, और निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके इसी बार नीट में क्वेश्चन आया था, इसमें से कोई एक ऑप्शन देना, शायद पता नहीं कौन सा ऑप्शन है ये। हाँ, और इसका एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल है, जैसे घर में देखा होगा आपने, फैन देखा होगा, फैन घूमता है अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक? हाँ, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये चीज है, यहाँ और ये बेटा ऐसे करके घूमेगा, ठीक? हाँ, इसको फिक्स पॉइंट। जबकि यहाँ कोई बॉडी बेटा, वो बॉडी ऐसे और इस तरह बेटा इस पे जो है, और ऐसे बॉडी बेटा ये जाएगी यहाँ पर आने की। तो ये बेटा लीनियर मोशन है, और ये कौन सा एंगुलर मोशन होता है, ठीक? तो इतने पॉइंट्स बेटा हम पर है कि हमारे पास क्या था, ये पॉइंट थे कि रियल वेक्टर या पोलर वेक्टर, दूसरा है एल्जियल वेक्टर या सूडो वेक्टर। एल्जियल जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे उसको बोलते हैं एल्जियल वेक्टर। रोटेशनल चार्टर वहां सीखेंगे, ठीक? हाँ, ये सीखेंगे काइनेमेटिक्स में, हम लोग वहां सीखेंगे इसके बारे में। इतना क्लियर कर रही है? तो बस इतना चीजें हैं यहाँ पर, ये पता कर सकते हैं यहाँ पर। ये और लिखना चाहे यहाँ पर, तो अगर डायरेक्शन निकालने पड़े यहाँ पर, अगर इनकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड रूल, ठीक? ऐसे करके डायरेक्शन, ठीक? जैसे अगर बॉडी बेटा इस तरह घूम रही है और इस तरह घूम रही है, इसमें बॉडी बेटा घूम रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और यहां बॉडी आ रही है बेटा क्लॉकवाइज, ठीक? यहां बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज है ना, और यहाँ क्लॉकवाइज है। तो बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ बॉडी होगी आउटवर्ड, और यहाँ जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी कि ऐसे जा रही है, तो ऐसे घुमाओगे फिंगर्स को अपनी, तो आप देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, मतलब इसको बोलते हैं इनवर्ड बोलते हैं, ठीक? और जबकि बॉडी यहाँ आने की एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घूम रही है, तो ऐसे घुमाओगे डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, इसको बोलते हैं आउटवर्ड। पूरा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, वहां आप सीखोगे आप, ठीक? तो बस आज के लिए इतना काफी बेटा, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आपका स्टार्ट होगा आणविक वेक्टर, आणविक वेक्टर का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग ट्रायंगल वेक्टर सीखेंगे, हम लोग पॉलीगोनल वेक्टर सीखेंगे, और पैरेललोग्राम वेक्टर सीखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में बेटा थैला भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक? हाँ, तो आइए बेटा, बस अब तो यही जो है ग्राम लगाते हैं, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए मूड में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टाटा।